हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ दो न्यूमेरिकल्स किए थे आपके एनसीईआरटी के और एक एक्सरसाइज का किया था। और आज हम, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है जो चार्जेस हैं यानी कि आवेश हैं उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो आज हम दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, उसका परिमाण कितना है वो देखेंगे। और ये बात हमें बताई थी कूलाम ने कि दो चार्जेस के बीच कितना बल लगता है, उसका परिमाण कितना है। तो उसके लिए हम आज देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पहले मैं लास्ट लेक्चर में मैंने दो शब्द, एक शब्द था हमारा बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज का मतलब समझाया था। तो अभी यहाँ सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जब हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिंदु आवेश यूज होता है, पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो कूलाम का नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए ही है। ये किन्हीं भी दो चार्ज बॉडी के लिए है, क्योंकि ये हम मतलब कूलाम के नियम के जो स्टेटमेंट है उसमें लिखते हैं, परंतु ये सभी बॉडी के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। और बिंदु आवेश क्या है, ये किसी एक लास्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ी हमने चर्चा की हुई है। तो फिलहाल हम कूलाम के नियम की ओर चलते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस पॉइंट चार्ज हैं, मान लेते हैं कि एक ये है, इसे हम मान लेते हैं Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q2। ये इनके जो बीच, ये जो डिस्टेंस है इनकी, ये R डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस इनकी R है। तो कूलाम का नियम इन दोनों चार्जेस के बीच कितना बल लगता है ये बताता है। कूलाम के नियम से हम मतलब इन दो चार्जेस पर लगने वाला बल निकालेंगे। आज हम केवल कूलाम के नियम का मतलब परिमाण की बात करेंगे, दिशाओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स जो है हमेशा पेयर में उत्पन्न होता है। ये चार्ज इनकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं यानी कि सेम चार्ज हैं, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा यानी कि रिपल फोर्स लगेगा। और अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट हैं यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि इनके बीच जो फोर्स है वो कितना लगता है, F मान लेते हैं उसे। अभी हम इसका परिमाण लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम परिमाण की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे यानी कि सदिश रूप भी देखेंगे। तो फिलहाल दो चार्जेस हैं और ये इन दोनों चार्जेस के परिमाण हैं, या हम ये कह सकते हैं ये दो चार्ज हैं, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो उसका परिमाण F है। तो ये F किस प्रकार डिपेंड करता है ये बताता है। तो लिखते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम कह सकते हैं विद्युत बल, लगने वाला बल, बल से मतलब यहाँ विद्युत बल है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं, या विद्युत बल ही लिख देते हैं, विद्युत बल का परिमाण F, परिमाण F फर्स्ट। क्योंकि कूलाम ने ये बताया था कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स है, अगर हम चार्ज को बढ़ा देते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाता है, अर्थात दोनों बिंदु आवेशों या आवेशों
के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो f है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2, Q1 और Q2 का मोड लिख सकते हैं हम। दोनों आवेशों का जो परिमाण है f, यानी कि ये जो चार्ज है इन आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती है। दूसरे नंबर पर है बल F दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो F है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और इसे इनवर्स व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं या इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एक इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि चार्जिस को अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स उसी अनुपात में बढ़ जाता है, और उनके बीच की डिस्टेंस को अगर कम करते हैं तो वो उनके बीच की दूरी के, यानी कि उनके दोनों चार्जिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रूप में, इनवर्स स्क्वायर रूप में कम होता है। यानी कि अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा और दूरी को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। थर्ड ये कहता है बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी कि जो फोर्स है अगर इसे हम ज्वाइन करें तो इन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या तो ऐसे इधर को, मतलब इस लाइन के अनुदिश कार्य करता है, इस लाइन पर काम करता है। अगर मान लो ये दोनों चार्ज अपोजिट हैं तो इस लाइन पर ऐसे, और अगर ये दोनों चार्ज सेम चार्जेस हैं तो इस लाइन के अनुदिश। तो फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स है वो अनुक्रमानुपाती है दोनों चार्जेस के परिमाणों के, और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ ये लिखा है हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या एक दूसरे पर लगने वाला, मतलब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, आवेशों के बीच लगने वाला, या फिर हमें सही शब्द ये यूज करना चाहिए कि एक दूसरे पर लगने वाला बल,
या विद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो फिलहाल अगर हम इन तीनों नियमों को मिलाएं, दोनों नियमों को, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बन जाता है F बराबर F प्रपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, F इजिकल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लिखते हैं हम K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, ये परिमाणात्मक है, केवल परिमाण की हम बात कर रहे हैं अभी। तो F जो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या स्थिर वैद्युत नियतांक या वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसे कूलाम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट। और जो K का वैल्यू है वो दोनों आवेशों के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस K का वैल्यू जो होता है वो होता है K इजकल टू, ये नियर अबाउट होता है लगभग 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 10 टू की पावर 9। जो K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 है। अगर हम इसे टोटल देखें, पॉइंट में देखें, तो ये 9 नहीं है, नियर अबाउट 8.987 समथिंग होता है। तो इसलिए नियर अबाउट K 9 इंटू 10 टू की पावर 9। अगर हम इसका मात्रक लिखें, तो अगर K का वैल्यू मात्रक लिखना है तो F न्यूटन, ये इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 डिवाइड में आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अर्थात K का वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो फिलहाल जो है, अगर हमें किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच बल का परिमाण निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जिसमें K का वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू की पावर 9 है। ये K अपनी बाद में फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचों में इसका वैल्यू अलग, मतलब ब्रांच को जब आगे डेवलप हुई तो उसमें क्या हुआ कि इस K को अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि कैलकुलेशन सही करने के लिए K का वैल्यू रखा गया। और इसका जैसे आजकल CGS सिस्टम में अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो K का वैल्यू 1 हुआ करता था, या गॉस सिस्टम में। तो फिलहाल अपनी सुविधा के लिए इस K को, इससे बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी अदर ब्रांचेस में कम हो जाती हैं। तो K का वैल्यू जो था, K को लिखते थे वहाँ K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, यानी कि K का वैल्यू ये नोट किया गया था। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोड है इसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता, या नोड है तो निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब अगर मान लो ये दोनों चार्ज निर्वात में रखे हैं, मतलब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, या हम एयर भी मान सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई ये दो चार्ज हैं, ये किसी एक ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पर कोई मीडियम या कोई माध्यम नहीं है। तो उस केस में तो F क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फाइनली F का वैल्यू क्या है, निर्वात के लिए है ये, जब हम निर्वात की बात करें, और ये निर्वात में भी है, और ये अगर एयर में रखा हुआ हो तो एयर में भी है। लेकिन अगर
कोई मीडियम है हमारे पास, मान लो इनके बीच अगर कोई माध्यम रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है स्थित हो, अर्थात ये दोनों मीडियम है, ये जो दोनों जो आवेश हैं इनके बीच में कोई मीडियम रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि इसके बीच हमने कांच भर दिया, या फिर हम कह सकते हैं वाटर में है ये चार्ज, इनके बीच में वाटर है, या फिर जैसे कोई धातु रख दी हमने, तो उन केस में हम इतना मतलब बाय एक्सपीरियंस ये कह सकते हैं कि ये चार्ज कुछ कम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो तब के केस में F क्या होगा, F मीडियम की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख लेते हैं इसे हम, Q1 Q2 अपॉन r²। ये एप्सिलॉन m ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, तो विद्युत यहाँ छूट गया हमारे से, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ इसे बोलेंगे हम माध्यम की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर हम देखें माध्यम की विद्युतशीलता थी, अगर इन दोनों फोर्स को हम डिवाइड करें, ये कुछ कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ऐसे ही कह देता हूँ, अगर मैं इसके बीच में कुछ ऐसा रख देता हूँ जैसे कागज़ रख दिया, तो कागज़ के बीच जैसे ये फोर्स मान लो पहले 12 न्यूटन था, और अब ये कागज़ रखने के बाद इनके बीच कितना हो गया, ये मान लो हमारा 4 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं इसके बारे में, F/Fm। F यहाँ पर निर्वात की बात कर रहे हैं और ये किसी मीडियम की। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कैंसिल विद दिस एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो F जो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल है F नोड, मतलब एयर में या फिर एयर में नहीं, निर्वात मतलब वैक्यूम में, ये फोर्स हमारा 12 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल 12 न्यूटन। और अगर हम इसके बीच कोई माध्यम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कागज रख दिया, कोई भी माध्यम रख देते हैं और Fm लिख दूं, तो ये कम होगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो फिलहाल ये कितना मान लेते हैं हम, 4 न्यूटन। अगर हम मैं F नोड अपॉन Fm निकालता हूँ तो ये आएगा मेरा 3। ऐसे ही मान लो कभी ये 3 गुना कर देगा, कभी ये 4 गुना कर देगा कम, या 1/4 कर देगा, 1/5 या 1/10, 1/12। ये डिपेंड करेगा कि वो कितना कम कर रहा है, किस पर, माध्यम पर। तो फिलहाल इस अनुपात को हम एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। कुछ बुकों में कैपिटल K लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एप्सिलॉन r नोट करते हैं। इसे बोलते हैं ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, ये इसे बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष, रिलेटिव परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये रिलेटिव परमिटिविटी, और ये कुछ बुकों में कैपिटल K भी यूज होता है। तो फिलहाल अगर हम मीडियम के लिए Fm लिखें, तो ये डिपेंड करेगा, ये कितना वैल्यू होगा, ये डिपेंड करेगा माध्यम कैसा है, माध्यम पर डिपेंड करता है। तो ये अगर लिखना चाहें तो Fm क्या हो जाएगा हमारा, ये मीडियम में बात करते हैं,
1 एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम का वैल्यू यहाँ से आएगा हमारा एप्सिलॉन आर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, या हम यहाँ पर नोट कर देते हैं एप्सिलॉन आर या कैपिटल के लिख देते हैं, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि फिलहाल ये फोर्स है हमारे पास किसी माध्यम में। अब ये निर्वात के लिए इस के का वैल्यू माध्यम पर निर्भर करता है, तो के निर्वात के लिए, निर्वात में के का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये वायु में जो के का वैल्यू है ये लगभग 1 ही होता है। तो वायु या निर्वात में ये फॉर्मूला यूज करेंगे ये, क्योंकि दोनों के केस में के यही होता है। ये अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इनके बीच जल रख देते हैं तो जल क्या करता है, फोर्स को, अगर मान लो फोर्स इनके बीच एयर में 80 न्यूटन है और अगर ये जल में रखे जाएं, यानी कि माध्यम जल है, तो वो इसे क्या कर देगा 1/80। तो इसका मतलब क्या हुआ, के का जो वैल्यू है जल के लिए के है वो 80 है। फॉर कागज के लिए के का जो वैल्यू है वो 3.5 है। ऐसे ही धातु के लिए अगर देखें, अगर हम धातु को रखें, अगर धातु यहाँ रखते हैं तो धातु रखने पर क्या होगा कि कुछ फोर्स नहीं लगेगा। इन दो चार्जेस के बीच कोई फोर्स है और इनके बीच में कोई धातु रख दी जाती है तो इनके बीच फोर्स क्या होता है, शून्य हो जाता है। और शून्य कब होगा, जब के यहाँ इन्फिनिटी होगा। तो धातु के लिए के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अर्थात इस केस में धातु रखने पर फोर्स कम, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब के क्या है, के एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो ये परमिट करता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कितना कम कर दिया गया है, कि कम कर diya जाए। तो फिलहाल के लिए यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, या के लिखते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और अगर मान लो ये के क्या है, के क्या बता रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि कितना फोर्स कम कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल जल, अगर इनके बीच अभी फोर्स लग रहा है और जल रख दिया जाए तो इनका जो फोर्स होगा 1/80 टाइम कम कर देगा ये। तो फिलहाल के विषय में हम सेकंड चैप्टर में और चर्चा करेंगे जब हम पैरावैद्युत को पढ़ेंगे। और हाँ, इस के को पैरावैद्युतांक भी कहते हैं। तो फिलहाल तो ये था हमारा कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम ये होने के बाद आप इसे नोट करें। और हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि अगर कोई यहाँ से हम एक कूलाम की डेफिनेशन दें, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दी हुई है, 1 कूलाम, वन कूलाम की डेफिनेशन अगर दें, चूँकि फॉर्मूला ये है और इसका वैल्यू 9 × 10⁹ है। अगर f, ध्यान दें, इस फॉर्मूले से ले लेते हैं, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ 9 × 10⁹ यूज करें, ये सेम वही होगा 9 × 10⁹, और अगर ये हो जाएगा 1 × 1, यानी कि 1 कूलाम रखें और डिस्टेंस भी 1 मीटर लें, तो क्या होगा कि 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर, चलो इसे हम क्यू मान लेते हैं, 1 × 1, ये 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम क्या होगा कि जो दो चार्जेस अगर एक कूलाम के और 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, और जो उन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स
उत्पन्न करे 9 गुणा 10 की पावर 9। एक छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसा कक्षा 11 में कक्षा 10 में आपको सिखाया जाता है। तो एक कूलाम की डेफिनेशन सीधी सीधी यहाँ से ये समझ में आती है कि एक कूलाम वह चार्ज है जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स उत्पन्न करता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। या इसे कूलाम में भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो एक कूलाम की डेफिनेशन आप यहाँ पर जगह नहीं है तो लिख देते, तो फिलहाल तो ये समझ सकते हैं, तो ये नोट करें। और फिलहाल इतना नोट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। धन्यवाद।